Hello students, in this lecture we are going to discuss refraction at spherical surfaces like convex and concave, which will again lead to Lensmaker formula, and then from that we could also derive thin lens equation and then linear magnification, and we'll apply the direct formula in simple numericals to understand how the formula is getting applied, and so that we could do the next level of numericals for your competitive exams. Friends, you know lens is a piece of reflecting medium bounded by two surfaces, at least one of which is a curved surface. So आप देख सकते हो स्पेरिकल lenses of surfaces defined by two spheres. ये एक स्पीयर है और ये एक स्पीयर है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग जो है ये एरिया, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस या बाइकन्वेक्स बोल सकते हैं। और ये एक एरिया है, इसके एरिया है मीडियम में। अगर मैं कुछ क्लास या फिर कुछ अदर मीडियम ले लिया, कोई मटेरियल लेके, मैं यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस बना सकता हूँ। और ये सब आपको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का, ऑफ व्हिच द लेंस इज ए पार्ट, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस और ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस ये है। C2 लिया मैंने यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर मैंने लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ये वाला, और ये वाला सेकंड स्फेरिकल सरफेस, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कर्वेचर लेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले वाले केसेस में हम देखें, बाई कन्वेक्स बाई कनकेव। अगर यहाँ पर मैं बाइसेक्ट करूँ या फिर इस प्लेन पे मैं स्फीयर को ऐसे करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी बिकम प्लानो कन्वेक्स। फ्रेंड्स, प्लानो कन्वेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पर मैंने एक स्फीयर लिया और यहाँ पर ऐसे लाके मैंने एक चीज़ को जोड़ दिया, सो दिस विल बी प्लानो कनकेव। और ये प्लानो कन्वेक्स हो सकता है, लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लानो कन्वेक्स, और ये है प्लानो कनकेव, और ये बाई कनकेव और ये है बाई कन्वेक्स। फिर एक के अंदर और एक भी स्पीयर हम ले सकते हैं, वेरियस वेज। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत कम जगह पे, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। और इस तरह भी हो सकता है दो स्पीयर। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्सो कनकेव। और इस तरह भी बन सकता है थोड़ा ओवरलैप करके, लाइक दिस आल्सो वी कुड गेट, दिस इज नोन एज कनकेवो कन्वेक्स। ये वाला जो है कनकेवो कन्वेक्स यहाँ से आया, और कन्वेक्सो कनकेव यहाँ से आया। दिस आर द केसेस ऑफ हाउ द डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ लेंसेज आर फॉर्म्ड। ये आपको पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई रे जाता है तो वो स्ट्रेट चला जाता है विदाउट डेविएशन। जब रिफ्रैक्शन पे जो नॉर्मल के थ्रू जैसे जाता है अलोंग द नॉर्मल से अनडेविएटेड, कनकेव लेंस में भी ये है। और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, जब रेज कनकेव कन्वेक्स लेंस पे आता है तो इट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, कन्वर्जिंग टाइप एट फोकस। जब रे इंफिनिटी से आता है तो कनकेव लेंस पे डाइवर्ज हो जाता है, और अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें वो फोकस पे आके इमेज बनता है। ये जरूरत होगी थोड़ा आगे रे डायग्राम बनाने में। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। So let's know. Actually, we have classified on the basis that a refracting surface which is convex towards the rarer medium. Students, ये rarer medium है, मान के चलो यार, और ये मेरा डेंसर मीडियम है। पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी डेंसर मीडियम हो सकता है। और जब ये कन्वेक्स सरफेस जो है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है, पता लगा सकते हो आप, ये कन्वेक्स है, और ये जो है ये कनकेव है। और द कन्वेक्स इज टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। तो जब ये कन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द रेयर मीडियम पे रहेगा, सो इट विल कम अंडर द केस कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जब ये कनकेव जो है, जब वो रेयर मीडियम की तरफ रहेगा, सो इट विल कम अंडर द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट्स, और हम सारे अजम्पशंस तो लेंगे, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये इसको हम और भी इंक्रीज करवा के पूरा सर्कल ले सकते हैं। लेकिन जो जो ये जो कनकेव, ये जो सरफेस है जिसका पार्ट है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर ना। सो फॉर दैट इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहां पर ये रे इसको जहां पर आके टच कर रहा है, where it is, this is the pole, you know from your early classes, and this distance is known as radius of curvature. The same over here. Friends, few assumptions we take over here before going to do the derivations, like the object is most of the time
विल बी डीलिंग विद द पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेट यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे आके यहाँ पर इंसिडेंट होने वाला है। और स्टूडेंट ये जो रे आके यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्यादा ज्यादा एंगल करेगा यहाँ पर। तो जो हम डेरिवेशन करने से पहले जो assumptions लिए हैं वो यहाँ से आके बहुत छोटा सा वेरी स्मॉल एंगल इट विल मेक एंड इट विल फॉल समहाउ हियर। लेट यहाँ से कोई कहीं से पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया और यहाँ से एक रे आके यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। इट इज वेरी क्लोज टू द पोल, यू मान के चल सकते हो आपकी बहुत छोटा है। और दूसरा बात ये है कि द थर्ड थिंग इज अपर्चर। ये जो आप देख रहे हो जो अपर्चर है दैट इज वेरी स्मॉल, इट विल बी ट्रीटेड एज वेरी स्मॉल। ये एक कुछ 3 assumptions है जो हम लेते हैं सारे डेरिवेशंस करने से पहले आगे। और और एक है साइन कन्वेंशन जो आपको अपनी अर्ली क्लासेस हाई स्कूल क्लासेस में पता है, यू नो इट, जस्ट टू मेक यू वंस यू कैन रिकैप्चुलेट द थिंग। तो आपको पता है कि द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द पोल। यहाँ पर पोल कहीं पे है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। द डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ये साइड हम पॉजिटिव ले सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यहाँ से जा रहा है। बट डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव। और इमेज जो है जो अपवर्ड की तरफ है पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड की तरफ है नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन और ये 3 assumptions को लेके हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशंस बनाने वाले हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बेहतर होगा कि ईयरफोन यूज करो, ध्यान से सुनो जो डायग्राम्स में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप एक डायग्राम समझ जाते हो तो बाकी डेरिवेशन ऐसा ही है। बस एक डेरिवेशन ठीक से समझ लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, आपको समझ पे आ जाएगा। जस्ट सी whatever I'm saying and where my arrow is moving। सो पॉइंटर कैसा मूव कर रहा है और कौन सा डायरेक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर कहीं पे समझ पे नहीं आ रहा है तो आप पॉज करके फिर थोड़ा वापस पीछे जाके फिर और एक बार सुन सकते हो स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से रे गया, दिस ब्लू रे, इट वाज सपोज्ड टू गो स्ट्रेट, बट व्हेन द रे गोज फ्रॉम rarer to denser, what happens? It will go, it will bend towards the normal, yes or no? So ये जो रे स्ट्रेट जाने वाला था ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। स्टूडेंट जिस पॉइंट पे मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ रे, वहां पर हमें कैसे नॉर्मल बनाएंगे, कैसे बनाते हैं हम अक्सर नॉर्मल? तो ये स्पेरिकल सरफेस है, हम वहां पर एक टेंजेंट बना देते हैं। ये एक सर्कल की तरह है, दिस इज लाइक ए सर्कल, और मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया and it is going, the tangent is going, and when in a circle tangent और ये 90 डिग्री है, so जब कोई भी tangent के थ्रू जो सर्कल के जाता है तो कहाँ जाके वो पहुंचता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचता है डेफिनेटली, क्योंकि ये एक सर्कल है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रहा है तो जाके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा। सो द सेम डायग्राम आई एम शोइंग हियर, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने वाला था, बट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पर जाके कहीं पे वो इंसिडेंट हुआ और वहां पर इमेज बना। और स्ट्रेट जो जा रहा है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जा रहा है, दो रे यहाँ पर मीट हो गया तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। और ये पोल से डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो v है, और ये मेरा c वाला जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो स्टूडेंट्स मान के चलो, आई टोल्ड दिस अल्फा एंगल इज वेरी स्मॉल और ये a पॉइंट इज वेरी क्लोज टू p। सो ये जो a m परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया अभी फिलहाल, ये m और p पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, और बाद में हम ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि ये बहुत कर्वेचर बहुत छोटा है तो ये p एंड m पॉइंट अप्रोक्सीमेटली मिल सकते हैं। ये हम लेने वाले हैं assumptions कुछ देर में। देखो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, अभी मैं सारे एंगल निकालने वाला हूँ। फिर देखो ये एक ट्रायंगल बन गया है कि नहीं, तो इस ट्रायंगल की ये जो पूरा ट्रायंगल है आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो सेम डायग्राम में यहाँ पर समझा सकता हूँ। फ्रेंड्स ये आई है ना, दिस इज आई, yes or no? If this is I, then ये है नॉर्मल और ये स्ट्रेट जाने वाला था, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस टोटल एंगल विल बी हाउ मच? I अपोजिट एंगल, क्योंकि ये रे ऐसे जा रहा है और दिस इज द क्रॉस सेक्शन, टू लाइंस, यहाँ पर ये रे स्ट्रेट जा रहा है और ये मेरा नॉर्मल है, समझ पे आ रहा है? सो इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, जो यहाँ पर दिखाया गया NAO, ये जो एंगल है NAO, ये जो एंगल है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये स्ट्रेट जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो डेफिनेटली ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये भी आई हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखो ये ट्रायंगल पे, दिस ट्रायंगल यू सी केयरफुली, ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, ये जो ट्रायंगल ए ओ सी पे, दिस इज एक्सटर्नल एंगल ना, एंड दिस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू आई ना,
This external angle is equal to I, and you know external angle is equal to sum of two distant angles. That means this I is equal to alpha plus gamma. तो इसलिए लिखा गया है I is equal to alpha plus gamma. समझ पे आ गया? और एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो. ये ट्रायंगल AOC और ये I था, तो ये पूरा ऑपोजिट एंगल I हो जाएगा. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. तो इसलिए मैंने बना दिया I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. समझ पे आ गया? ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी एक ट्रायंगल है. दिस ट्रायंगल ए पॉइंट आई सी. कौन सा एंगल में ले रहा हूँ? आई ए आई सी. ये भी एक ट्रायंगल है. तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल एंगल है गामा, and this gamma is equal to r plus beta, no doubt. This is gamma and this is r, angle of refraction. This is the beta lead. So gamma is equal to r plus beta, understood? So I wrote here gamma is equal to r plus beta and r is equal to gamma minus beta. Got it? You got how I is equal to alpha plus gamma and how r is equal to gamma minus beta. Okay. नेक्स्ट ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे चलते हैं. फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल हम बनाए थे AOM, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये अल्फा है. फ्रेंड्स, tan थीटा इज इक्वल टू P by B. सो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? MA. दिस इज MA बाय बेस क्या है? MO. सो दिस इज MA by MO. एंड फ्रेंड्स, यू नो फॉर वेरी स्मॉल एंगल sin अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ओनली. फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम ले सकते हैं, ये भी एक assumption से. तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? MA by MO. We could write MA by MO. So this is MA by MO. And students, tan beta is equal to like that. इस ट्रायंगल पे AMI ट्रायंगल पे बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? P by B. That is MA by MI. So इसलिए हम लिखे tan beta is equal to MA by MI and tan beta is equal to beta. For very small angle we could take tan beta is approximately equal to beta. It is based on approximation. I told you in the previous slide. So this is MA by MI. MA by MI. Like that gamma. Gamma is equal to also this MA by MC. This is gamma in this right angle triangle. Pointer को ठीक तरह से देखो. MAC triangle पे gamma, tan gamma is equal to MA by MC. तो MA by MC and gamma is equal to MA by MC. Understood? And you know from Snell's law, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. और ये है मेरा mu2 सेकेंड मीडियम और ये मेरा पहला मीडियम mu1 जहाँ से लाइट जा रहा है. तो sin I by sin R is equal to mu2 by mu1 and as I and R are very small, अल्फा बीटा अगर वेरी स्मॉल होगा तो I and R भी वेरी स्मॉल हो जाएगा ना. तो वेरी स्मॉल के लिए sin I अप्रोक्सीमेटली हम I ले सकते हैं. So that means I by R is equal to mu2 by mu1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये मिला mu1 into I is equal to mu2 by R. mu1 into I is equal to mu2 by R. इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स समझ सकते हो आप लोग, बट थोड़ा मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ. आई हैव रिटन हियर mu1 I की जगह पे हम क्या डालने वाले हैं? अल्फा प्लस गामा. तो मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस गामा डाल दिया. और mu2 R की जगह पे हम क्या डालने वाले हैं? गामा माइनस बीटा. सो आई विल पुट हियर R की जगह में गामा माइनस बीटा एंड और सारे रेशियो हमने डाल दिए. क्या मिला था हमें रेशियो? अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला था मुझे? अल्फा इज इक्वल टू MA by MO. अल्फा इज इक्वल टू MA by MO. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड कि M पॉइंट इज वेरी क्लोज टू P पॉइंट. ये हम और एक assumptions लेने वाले हैं क्योंकि ये कर्वेचर को हम बहुत छोटा मान के चले हैं. तो अगर ये कर्वेचर यहीं कहीं पाया जाएगा तो दिस पॉइंट इज वेरी नियर अप टू. सो अगर दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. सो P की जगह पे M की जगह पे हम P लिख सकते हैं. तो जहां जहां पर M था तो यहाँ पर MA था तो मैंने PA लिखा. MO था मैंने PO लिखा. यहाँ पर था MA by MI. तो यहाँ पर आप देख सकते हो गामा की बदले में क्या था? MA by MC. सो PA by PC लिख सकते हैं. और mu2 गामा की बदले में फिर मैंने लिखा PA by PC और बीटा की बदले में क्या लिखने वाले हैं? PA by PI. क्योंकि बीटा था MA by MI, M की बदले में हम P डाल रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी क्लोज. द पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू M. सो PA by PI. सो अगर क्रॉस पूरा अगर ब्रैकेट निकालेंगे तो mu1 by PO, क्योंकि PA PA सब जगह पे हम कॉमन लेके उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो mu1 by PO प्लस mu1 by PC इज इक्वल टू mu2 by PC माइनस mu2 by PI. तो स्टूडेंट अगर एक साइड पे ले लेंगे, PC को एक साइड पे ले लेंगे और PI को एक साइड पे ले लेंगे. PC एक साइड पे ले आएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर उसके बाद हम कॉमन लेके लिख सकते हैं mu1 by PO और इस तरफ आने के बाद mu2 by माइनस था, इस तरफ आके प्लस हो गया mu2 by PI इज इक्वल टू उस तरफ जाके mu2 माइनस mu1 by PC. mu2 माइनस mu1 by PC. समझ पे आया? So, यहाँ पर PO यू नो माइनस यू लेफ्ट साइड पे, PI इज इमेज डिस्टेंस प्लस B राइट साइड पे एंड PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी राइट साइड पे है. तो पूरा अगर हम डाल सारे जगह पे PO PI PC पे डाल देंगे तो mu1 by माइनस यू प्लस mu2 by V इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by R. दिस इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस. और ये सारे जगह पे थोड़ा सा क्या डिफरेंस होगा वो हम बता देंगे. सारे केसेस पे इस तरह ही एंगल लेके डेरिवेशन किया जाएगा, बट फॉर्मूला हर जगह पे वही सेम आएगा और कहाँ पर फॉर्मूला चेंज होने वाले हैं वो हम देखेंगे अभी.
तो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस, यहाँ पर हर जगह पे इस डेरिवेशन हो या फिर इस डेरिवेशन हो, दोनों जगह पे कॉमन क्या पता है, रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट रेयरर मीडियम। जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम पे है तो कन्वेक्स हो और कनकेव हो, जो भी हो, वट एवर इट मे बी, द फॉर्मूला विल बी सेम, μ1 by minus u plus μ2 by v is equal to μ2 minus μ1 by r। नेक्स्ट, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम पे है बट ये कनकेव है, बट इस पे कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं होगा। इस तरह आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि रे कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नॉर्मल लिए, तो बाकी डेरिवेशन ठीक उसी तरह होगा और डिराइव करके हम ये निकाल सकते हैं μ1 by minus u plus μ2 by v is equal to μ2 minus μ1 by r। बट थोड़ा चेंजेस इस एक्सप्रेशन में कब होगा, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे होगा और इमेज रेयरर मीडियम पे जाएगा। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी फ्रॉम डेंसर मीडियम जब होगा, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, तो उसी केसेस पे थोड़ा डेरिवेशन चेंज होने वाला है, μ1 और μ2 पे इंटरचेंज होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड, अभी जो सेकंड केस है वो है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। पिछले वाले स्लाइड्स में क्या था, ऑब्जेक्ट वाज इन द रेयरर मीडियम, but now the object is in the denser medium, that is the different। वहां पर तो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम पे था, डेंसर मीडियम को जा रहा था, इट मे बी कनकेव, इट मे बी कॉन्वेक्स सरफेस, द इमेज मे बी रियल, द इमेज मे बी वर्चुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट द ऑब्जेक्ट वाज इन रेयरर मीडियम, तो इसीलिए उस तरह की फार्मूला था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, डेंसर मीडियम पे है, और डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रहा है और रियल इमेज बन रहा है। रियल बने या वर्चुअल बने, थोड़ा डेरिवेशन में आएंगे, डायग्राम ड्रा करने में अलग होगा बट एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, तो फार्मूला विल कम आउट सेम। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इस तरह जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, इस तरह जाने वाला था रे, बट यहाँ पर मैंने ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैंने यहाँ पर टेंजेंट बनाया जैसे लास्ट क्लास में बनाया था, लास्ट स्लाइड पे, और यहाँ पर मैंने नॉर्मल बनाया, तो रे इस तरह जो जाने वाला था, व्हेन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर व्हाट विल हैपन, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसलिए यहाँ पर आके मीट किया, तो यहाँ पर इमेज बनने वाला है। और अभी अल्फा बीटा गामा उस तरह हम सारे लेके फिर इस तरह डिराइव कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा इंटरचेंज क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वहां पर जो μ1 था यहाँ पर μ2 बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे, लेकिन वहां पर भी वो रेयरर मीडियम μ1 था और डेंसर मीडियम μ2 था। μ1 μ2 मतलब वहां पर जो लिए थे इस केस में भी वही लिए हैं हम, तो इसलिए μ2 by minus u plus μ1 by v is equal to μ1 minus μ2 by r। देखो ये पर्टिकुलर केस के लिए मैं इसको μ2 लिया हूँ, μ1 लिया हूँ, क्वेश्चन पे आपको ध्यान से देखना है कि इसको μ1 लिया गया है या μ2 लिया गया है, तो फॉर्मूला तो यही तो लॉजिक आपको याद रह जाएगा कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद, μ2 by minus u plus μ1 by v is equal to μ1 minus μ2 by r। बट अगर मैं यहाँ पर μ2 लेता और यहाँ पर μ1 लेता तो थोड़ा इंटरचेंज हो जाता μ1 μ2 पे, और कुछ नहीं, तो उसको आपको ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला हम डालने वाले हैं, बट यू हैव टू बी वेरी काम व्हाइल पुटिंग द फॉर्मूलाज, कि आप कहाँ से ले रहे हो, किस तरह ले रहे हो, कौन साइड पे है, क्या साइड पे है, तो इस तरह लेके आपको आराम से ये न्यूमेरिकल करना होगा। बट इस केस में जब ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम पे होता है तो भाई μ2 by minus u plus μ1 by v is equal to μ1 minus μ2 by r, और हमें साइन कन्वेंशन भी लेना होगा। अगर ये डायग्राम पूरा उल्टा दिया गया, अगर ये डायग्राम वही ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम पे है लेकिन राइट साइड पे टेंसर मीडियम पे राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो उसी केस में थोड़ा आपको साइन कन्वेंशन को चेंज करना होगा। और इस केस पे वर्चुअल इमेज हो या फिर रियल इमेज हो, यहाँ पर तो रियल इमेज बना और यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना, सो दोनों केस पे वो रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स मिरर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम पे हमेशा μ2 by minus u plus μ1 by v is equal to μ1 minus μ2 by r होता है। सो ओवरऑल नोट हम ये लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन द रेयरर मीडियम and same whether it is real or virtual image, μ1 by minus u plus μ2 by v is equal to μ2 minus μ1 by r। और ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम पे होता है वही μ2 μ1 इंटरचेंज हो जाता है, तो μ2 by minus u plus μ1 by v is equal to μ1 minus μ2 by r, और रिस्पेक्टिव केसेस पे हमें साइन कन्वेंशन लेना होगा। So let's see lens maker formula. That means we are going to combine the two refracting surface cases that we derived earlier in this case। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, जाके यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ऑब्जेक्ट वाज इन रेयरर मीडियम, तो वही फार्मूला हम डालने वाले हैं। जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम पे होता है तो रिफ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस रिलेट होते हैं। देखो यहाँ पर रे स्ट्रेट जाने वाला था, बट गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है, ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस केस, इस सरफेस के लिए ये मेरा नॉर्मल है n1। तो ये जो स्ट्रेट जाने वाला था, ये जो रेड यहाँ से बेंड हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट जाने वाला था, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा तो बेंड हुआ। सो अगर स्टूडेंट्स ये जो पूरा अगर ये डेंसर मीडियम होता
तो ये रे सीधा जाके यहाँ पर गिरता, तो इमेज यहाँ पर बन जाता, तो इमेज माइट हैव प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लेस, इमेज यहाँ पर बन जाता। तो जब इमेज यहाँ पर बन जाता स्टूडेंट्स, तो मान के चलो कि पूरा जो है ना पूरा डेंसर मीडियम पे इमेज बन रहा है, द इमेज इज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम, सोच के चलो। और इस साइड है μ1, और ये जो डेंसर मीडियम है लेंस का μ2 है। इसे लेके हम अभी इक्वेशन डालने वाले हैं। तो वो क्या होगा, μ1 जहां से रे ऑफ लाइट जा रहा है इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस CO, जो हम लिए हैं यहाँ पर C2O डिस्टेंस लिए हैं, बाद में हम उसका डालेंगे साइन कन्वेंशन एट लास्ट। और μ2 लेंस का कहां पर बन रहा है, I1 पे बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर दिस इज I1, सो दिस डिस्टेंस आई विल बी टेकिंग इज CI1। लेट पूरा ये डेंसर मीडियम ये जो μ2 है वही फॉर्मूला हम डालने वाले हैं, एंड हियर μ2 माइनस μ1 बाय CC1, क्योंकि ये जो सरफेस में लिया उसका जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक C टू C1, क्योंकि ये नॉर्मल जाके वही C1 पे ही मीट करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल ही है उसी सरफेस को। समझ पे आ गया पहला वाला केस। सेकेंड केस पे हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, LP2N सरफेस। स्टूडेंट देखो ये यहाँ पर जाके बनने वाला है, बट एक्चुअली वो यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ से निकलेगा तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है, तो इस तरह जाने वाला था, ये नॉर्मल है मेरा उसी सरफेस को, दिस इज द नॉर्मल N2 है, तो ये स्ट्रेट जाने वाला था, बट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसलिए आके आप एक्चुअली इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो इस केस पे हम किस तरह ट्रीट करेंगे, इस केस पे हम ये ट्रीट करेंगे कि मान के चलो ऑब्जेक्ट जो डेंसर मीडियम पे था, ये जो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे था उसका इमेज आके रेयरर मीडियम पे बन रहा है, वो केस डील किस तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, समझ पा रहे हैं। दिस वाज द इमेज फॉर द फर्स्ट केस, बट एक्चुअली वहां पर नहीं बनेगा, बट उसको हम ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, जबकि ये I1 मान के चलो डेंसर मीडियम पे था और उसका इमेज रेयरर मीडियम पे बन रहा है, तो उसी केस में क्या डालेंगे, वही नेक्स्ट फॉर्मूला μ2 इंटरचेंज हो जाएगा। μ1 μ2 हम बोले थे, तो μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, ये C था और ये I1 था, दिस वाज टेकन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर बन रहा है इमेज, वर्चुअल हो सकता है। तो स्टूडेंट μ2 बाय माइनस C1 प्लस μ1 बाय C1 CI, जो कि हम यहाँ पर लिए हैं CI इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय CC2, μ1 माइनस μ2 बाय CC2 C2 इसके लिए, इसका जो इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस साइड, क्योंकि यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेने वाले हैं। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। जब दोनों को कंबाइन कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, और यहाँ पर नेसेसरी साइन कन्वेंशन डाल के हम ये निकाल सकते हैं, 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करने वाला हूँ वेरियस केसेस पे। फ्रेंड्स अगर मान के चलो ये μ1 को हम AR ले लेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो μ2 बाय μ1 हो जाएगा, और μ1 बाय μ1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला आया 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कोई भी बुक अगर आप रेफर कर रहे हो तो वहां पर वही होगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस म्यू माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। व्हाई, बिकॉज दिस इज स्टूडेंट μ1 अगर हम AR ले लें और μ2 को हम कोई भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले ले, एंड AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, तो इसलिए म्यू माइनस 1। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, जब एक डिस्टेंस को अगर मैं इंफिनिटी ले लूं 1 बाय u इज इक्वल टू 0, तो 1 बाय v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स बन जाएगा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो v इज इक्वल टू प्लस f, तो 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। कुछ न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के बाद आपको पूरा समझ पे आएगा कि कैसे हम कर रहे हैं, बट दिस इज द केस ऑफ डेरिवेशन हाउ इट हैपेंड। तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। जितना भी मैंने बताया कि जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो मैंने बता दिया आपको। अब आराम से अगर समझ में नहीं आया तो फिर और एक बार सुनो, मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, कहाँ पर इमेज ले रहा हूँ, किसी को किस तरह ट्रीट किया रहा हूँ, थोड़ा एनालिसिस करने से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये होता है कि ये एक पॉइंट है जहां पर कि मैं अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं, स्टूडेंट दिस इज कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस, हमेशा जो भी रे इंफिनिटी से आता है वो कन्वर्ज हो जाता है, कहां पर, फोकस पे कन्वर्ज होता है। बट अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं तो इमेज कहां पर बनेगा, जाके इन्फिनिटी पे बनेगा।
तो वो पहला प्रिंसिपल फोकस वही होता है कि जहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो उसका इमेज जाके इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी से रे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, क्योंकि जब पार्लर जा रहा था तो डाइवर्स हो रहा था। और डाइवर्स कैसे होता है, हमेशा डाइवर्स होते वक्त वैसे अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि मतलब वहीं पर ही वो फोकस पर ही जाके वो मीट करेगा। ठीक है, तो अगर वो ऐसे जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखूँ तो यहाँ से रे जब निकलेगा तो कैसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल अगेन गो टू द इन्फिनिटी। ये उसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट प्रिंसिपल फोकस of the lens at which the image is found when the object is kept at infinity। मैंने infinity पे ऑब्जेक्ट को रखा था, यहाँ पर आके बन गया इमेज। सो दिस इज f2, इसीलिए हम लेते हैं f1 f2, इसीलिए हम लेते हैं उसका नाम फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली, इजी कंसिडरेशंस। और यहाँ पर अगर यहाँ पर रखा जाए तो जाके इमेज जाके कहाँ पर बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूँ तो इमेज आके यहीं पे बनेगा। ये इस तरह डाइवर्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर आके इमेज बनेगा वर्चुअल वाला। Nextly, see about lens formula. You know about this lens formula proof in your early classes. Okay. So let's see. यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ए बी, एक रे ऐसे गया पैरेलल और वो फोकस के थ्रू चला गया और जाके यहाँ पर, और दूसरा जो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर चला गया वो स्ट्रेट चला गया, तो यहाँ पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश। सो लेट्स सी द नेसेसरी रिलेशंस। ए बी सी ट्रायंगल एंड ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को आप दे सकते हो। दिस इज a dash b dash by ab is equal to cb dash by cb, a dash b dash by ab is equal to cb dash by cb from triangle similarity। a dash b dash by ab is equal to cb dash by cb, दोनों ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल हुआ। दूसरा ट्रायंगल स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो आप mcf2 and a dash b dash f2, दो ट्रायंगल आप देख सकते हो। स्टूडेंट a dash b dash, you could see here a dash b dash by mc, जो कि mc हम बाद में ab के साथ बराबर है उसको हम डालने वाले हैं। तो a dash b dash by mc इज इक्वल टू b dash f2 by cf2 इस ट्रायंगल का, तो इसलिए ये वाला बन गया। और स्टूडेंट a dash b dash mc जो है ab के बराबर है, तो by ab इज इक्वल टू b dash f by cf2। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं cb dash by cb इज इक्वल टू b dash f2 by cf2, cb dash by cb is equal to b dash f2 by cf2। स्टूडेंट b dash f2 इसके उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं cb dash, टोटल इज cb dash माइनस cf2, तो लिख दिया हमने cb dash माइनस cf2। और अभी सारे डाल के u v f सबको डाल के क्या करना है हमें कि सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक साइड पे लेके सब में uvf डिवाइड कर देना है, तभी जाके हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और उसी को इंटरचेंज करके ही हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, इमेज बाय ऑब्जेक्ट दिस a dash b dash by ab दैट इज इक्वल टू नथिंग बट cb dash by cb। तो सारे रिस्पेक्टिव फार्मूला डाल के मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू i by o दैट इज v by u। अगर हम v में uvf मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1/v माइनस 1/u जैसे आया था ऐसे करके भी हम m इज इक्वल टू f माइनस v by f और m इज इक्वल टू f by f माइनस u इस तरह कहीं भी डाल सकते हैं हम फॉर्मूलास। This is the necessary formula for lens and this is the necessary formula for magnification। और इस सारे के यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जस्ट यू गो थ्रू द स्लाइड्स एंड राइट द नेसेसरी डेरिवेशंस। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी का, नहीं तो फिर एसएल अरोड़ा से देख के आप सारे डेरिवेशंस को समझ जा सकते हो। जस्ट गो थ्रू इट देन विल गो टू द न्यूमेरिकल्स।